चलिए डॉक्टर। एक ही घड़ी का सेल वेल मिला। हेलो। बीपीपी नंबर क्या था? 23 नंबर। तो आंसर आ गया सबके ना? ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन पूछा है? थर्ड नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछना है बताओ भाई थर्ड में। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? पहले आर रेडियस में घूम रहा था। फिर वो r/2 रेडियस में आ गया। अब तुम्हारा क्या कहना है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया। लगाओ। क्या बता रहे हो? वर्क डन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ टेंशन का वर्क। टेंशन का वर्क इंटीग्रल टी डी आर। ये तो mv² / r इंटू डी आर। अभी भी वेरिएबल है। फिर भी तो वेरी करा ना, कैसे किया, आगे सॉल्व कैसे किया? हुआ ही नहीं। बात कुछ इस तरह से है कि ये जो टेंशन फोर्स है ना, वो यहीं से पास करेगा, तो इसका टॉर्क 0 होगा।
तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, उससे v मिल जाएगा, उससे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, सवाल हो जाएगा। ठीक है, हो गया तीसरा क्वेश्चन। कुछ कहना चाहते हो? तीसरे के बाद में आठवां क्वेश्चन। ठीक है, आठवां क्वेश्चन। ऐसा कहा गया है कि एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सरफेस टेंशन जो है फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है अपना? एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर अपन को इसमें लिखना है एनर्जी के टर्म्स में, एक और तरीका है, ऊपर नीचे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। फोर्स इंटू डिस्टेंस एनर्जी का यूनिट आ गया, लेंथ इंटू डिस्टेंस, तो ये हो गया एनर्जी ऊपर, और ये लेंथ का स्क्वायर हो गया। अब लेंथ को अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम का स्क्वायर हो गया, है ना? तो यानी सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन है, एनर्जी की पावर 1, वेलोसिटी की पावर -2, टी की पावर -2, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐसा भी लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो है वो एनर्जी की डायमेंशन ए, लेंथ की डायमेंशन बी और टाइम की डायमेंशन सी। अब डायमेंशन इनके कर देंगे इसके, तो अब लिख लेंगे सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ आया ना, तो फोर्स अपॉन लेंथ के डायमेंशन, ऐसा लिख देंगे इसके टर्म्स में, एनर्जी की डायमेंशन ए, लेंथ की डायमेंशन बी और सी। अब एनर्जी को भी तोड़ लेंगे, फोर्स को भी तोड़ लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन m(L(t)-2 और अपॉन एल, है ना? मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ, और एनर्जी को लिख सकते हैं mL(T)-2, इसकी पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। तो यहां से आए m की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर -2, और इसका हिसाब बिठाएंगे तो m की पावर a और l की पावर 2 + b और t की पावर -2a + c, 2a + b, 2a + b। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया हिसाब। कुछ कहना चाहते हो? कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हो? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाए। ठीक, 12 में आ जाते हैं हम। When two displacement represented by the equation this are superimposed, तो इसके आगे तो सॉल्व कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें क्वेश्चन में x = a sin ω t और y = b cos ω t।
इनका सुपर पोजिशन करना है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या होगा, तो सुपर पोजिशन इसका होगा r √x² + y²। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो xi yj, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अगर a और b बराबर होते तब तो ये सर्कुलर मोशन हो जाता। अब सवाल क्या है कि बोला है कि SHM हो रहा है क्या, कहाँ हो रहा है, ठीक है। अगर इसका पाथ चाहिए तो x/a² प्लस y/b² इक्वल टू 1। इलिप्टिकल मोशन हो रहा है। बैठो। और बताइए कोई प्रश्न, हो गए डीपीपी, ये डीपीपी कंप्लीट हो गए। और कुछ दिया था क्या, नहीं दिया, तो पढ़ने का काम था। तो अपनी क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की शुरुआत किया था, तो उसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया जिसका नाम है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। अगर कोई छोटा सा एरिया है तो उस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर। बहुत छोटा सा एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर, और इसका मैग्नीट्यूड होगा एरिया के बराबर, जो भी एरिया होगा उसके बराबर होगा। तो एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर perpendicular to surface area। अगर कोई प्लेन सरफेस है तो उसके केस में एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें एरिया के बराबर ही मिलेगा। तो अगर कोई बहुत बड़ा सरफेस प्लेन नहीं है तो छोटा सा एरिया तो प्लेन होगा ही, इसलिए छोटा एरिया वेक्टर हमने डिफाइन किया। इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा एरिया के बराबर ही होगा। मान लीजिए कि ये कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये साइड ए ये साइड बी, तो इसका एरिया वेक्टर यह है और इसका मैग्नीट्यूड जो है a/b के बराबर है। अब कोई भी सरफेस बनाओगे तो उसमें दो सरफेस मिलेगी, एक इसके ऊपर वाली सरफेस, एक नीचे वाली सरफेस। इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा और इस सरफेस का एरिया वेक्टर
इधर हो जाएगा। ठीक है, इस ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, जो नीचे वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो कोई भी एक प्लेन है, उसकी दो सरफेस होंगी, तो इधर वाली सरफेस के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर ऊपर, नीचे वाली सरफेस के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर नीचे। अगर कोई कर्व सरफेस, अच्छा ये एक और बना देते हैं, मान लीजिए कि ये डिस्क टाइप एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा दिखा है, तो इसका लेंथ होगा पाई आर स्क्वायर, आर इसका लेंथ है। तो इसमें अगर कोई सरफेस कर्व टाइप आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आ गया, अब ऐसी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर निकालने की जब बारी आएगी, तो इसमें हमें छोटे छोटे एरिया लेने पड़ेंगे। इधर, यहाँ का एरिया इधर, क्योंकि परपेंडिकुलर की डायरेक्शन एक नहीं है, एक न होने की वजह से ये एरिया वेक्टर ऐसा आ गया। अगर हम इस के एरिया वेक्टर का सम करेंगे तो वो एरिया के बराबर नहीं होगा, यानी इंटीग्रल डी ए वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसका वेक्टर सम करेंगे तो कुछ और चीज आएगा एरिया के अलावा, है ना। परंतु अगर आप इसके मैग्नीट्यूड का सम करेंगे तब तो वो एरिया ही आएगा। अगर हर छोटे छोटे, क्योंकि हर छोटा छोटा जो एरिया है वेक्टर की लेंथ उसके एरिया के बराबर है, और ऐसे सारे वेक्टर इसके ऊपर इंटीग्रेट कर दोगे आप, तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम तो सरफेस एरिया होता है, परंतु एरिया वेक्टर का वेक्टर सम सरफेस एरिया नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे निकालेंगे, तो वो निकाल के बताते हैं आप। वेक्टर सम करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं हम, ऐसा कर लेते हैं, रिंग ले लेते हैं। थीटा एंगल डी थीटा एंगल, थीटा एंगल डी थीटा एंगल का एक एरिया आ रहा है। इसमें सारे एरिया वेक्टर जो होंगे वो इस तरह से आएंगे, इनका वेक्टर सम करेंगे हम, ऐसे चारों तरफ डी ऐसे घूमेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वर्टिकल वाले ऐड होंगे। तो टोटल एरिया वेक्टर का सम देखेंगे हम, तो वो आ जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा
पाई आर साइन थीटा, तो इसका पेरीमीटर हो गया इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इसलिए क्योंकि ऊपर वाला कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं, और ये आ जाएगा जे केप। इन सब का सम ऊपर जे केप डायरेक्शन बोल रहे हैं हम। तो ये जो एरिया वेक्टर का सम आ गया, इंटीग्रल डीए वेक्टर, ये पूरा सरफेस पे सम कर रहे हैं हम। तो जो बाहर आ रहा है उसको बाहर निकालो भाई, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा जे केप। साइन थीटा को जेड मान लेंगे तो कॉस थीटा डी जेड हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2 का लिमिट लगा देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 0 से 90 डिग्री। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 90 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो इन सारे एरिया वेक्टर का सम करोगे तो वो पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर जे केप। ठीक है, अगले पेज पे जाना चाहता हूं। तो मैंने वेक्टर एडिशन किया तो पाई आर स्क्वायर आ गया, और मैग्नीट्यूड का सम किया तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, आधा आ गया, है ना। अगले पेज पे डायग्राम से एक बात कहना चाहता हूं। हो गया नोट? अब देखो जरा नेक्स्ट पेज पे। ये जो हमारा इंटीग्रेशन दिख रहा था वो हमने देखा था 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा कॉस थीटा, ये इंटीग्रेशन किया था हमने। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ है कि इसका रेडियस है आर साइन थीटा, नीचे वाला जो बेस है, इसका लेंथ है आर डी थीटा, और अगर ये वाला एंगल देखें तो ये थीटा आ रहा है, तो ये वाली जो विड्थ आ रही है वो है आर डी थीटा कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इस रिंग के एरिया को जोड़ रहे हैं, तो ये नीचे वाली रिंग का एरिया को जोड़ेंगे तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा, है ना। यानी इसका प्रोजेक्टेड एरिया आ रहा है,
एरिया का कंपोनेंट है ये, ठीक है। तो ये जो पूरा घूमता हुआ सा एरिया ना ऐसे चारों तरफ जा रहा है, इन सभी का वेक्टर करेंगे ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आएगा कि जो हमारा आंसर आया, फाइनली आंसर क्या है एरिया वेक्टर का, पाई आर स्क्वायर जे के, है ना। थीटा कैसे हो गया, देखो कि ऐसे हो गया, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, इधर देखेंगे, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो जो टेंजेंट होगी यहां पर उसका थीटा होगा, होना ही है, उसमें क्या है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब एक बात और कहते हैं, अगले पेज पे जाना चाहता हूं, ये तो पिछले वाली बात को लिखा और कुछ खास नई बात नहीं लिखा है ना। अब यूं कहना चाह रहे थे, अगर कोई भी क्लोज सरफेस होगा, कोई भी क्लोज सरफेस, तो उसके जो एरिया वेक्टर होंगे हमेशा सरफेस के बाहर लेना है। ये अलग अलग एरिया वेक्टर हो गया, DA1 DA2 ऐसे मान लो, DA3 DA4 ऐसे आते जाएंगे। ऐसे करके हम सारे एरिया वेक्टर को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा बताओ भाई, क्या मिलने वाला है, सारे एरिया वेक्टर का सम करोगे तो 0 आएगा। वेक्टर सम ऑफ ऑल एरिया वेक्टर फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। सारे एरिया वेक्टर को जोड़ेंगे क्लोज सरफेस में तो इनका सम हमेशा 0 आएगा, ठीक है कि नहीं। उदाहरण के तौर पर सिलेंडर का बताता हूं, सिलेंडर में ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस 0 हो गया। उदाहरण के तौर पे स्फेयर का बताता हूं, 0 हो गया। उदाहरण के तौर पर क्यूबॉइड का बताते हैं, आमने सामने मिला के 0 हो गया। उदाहरण के तौर पे अभी अभी हमने देखा हेमिस्फेयर का, क्लोज्ड हेमिस्फेयर होता तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पे ढक्कन लगा दिया नीचे, तो ऊपर वाले का एरिया वेक्टर का सम आया था पाई आर स्क्वायर जे के। अब वो जो नीचे वाला एरिया आ रहा है इसका एरिया वेक्टर आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस जे के, टोटल सम 0 आ जाएगा। ऐसा ही आप कोन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। कोन के लिए भी ऐसे रिंग मानेंगे, फिर वही प्रोजेक्ट करेंगे नीचे तो फिर वो वाली रिंग बन जाएगी, फिर टोटल हिसाब करके 0 हो जाएगा।
ऐसे सभी के लिए एक एक करके बारी बारी सबका प्रूव करके देख लो, है ना। हर बार 0 आएगा तो फिर ये रिजल्ट हो गया। टेढ़ा मेढ़ा कोई भी सरफेस उसके एरिया वेक्टर का सम 0 होता है। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल एरिया वेक्टर्स फॉर एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। ये ऑल एरिया वेक्टर कौन से हैं? ये वाले जो दिखा रखे हैं चित्र में। ऐसा गोला बनाए तो पूरी सरफेस पे करना। क्लोज्ड सरफेस के एरिया वेक्टर का सम 0 होगा। इसकी सहायता से हम ना आसानी से ये पहले निकाल सकते थे, अगर ये पहले पता होता, है ना, उसके लिए। तो ये एक रिजल्ट के तौर पे हमारे साथ रहेगा, याद रखेंगे। बोले मान लो कि ये जो मटका रहता है पानी वाला, ऊपर से खुला रहता है, छोटा सा जगह रहता है। अब इस मटके का एरिया वेक्टर निकालें ढक्कन हटा के, तो 0 तो नहीं आएगा, उतना ही आएगा जितना ढक्कन का एरिया होगा। अगर इसका वेक्टर सम करोगे तो इसको आप क्लोज कर लो। आप अपने पास में हर बार ऐसा इक्वेशन तो लिख ही सकते हो कि अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर का सम चाहिए तो मैं अपनी तरफ से ढक्कन लगाता हूं। इसका एरिया वेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर जे के, ये छोटा वाला आर हो गया, और बाकी दूसरे का एरिया वेक्टर हो गया। टोटल एरिया वेक्टर का सम 0, तो जो बाकी बचा उसका एरिया इसके बराबर। बस ऐसे करके आ जाएगा। कोई सरफेस क्लोज नहीं हो तो अपनी तरफ से ढक्कन लगा दो। अब बोलो कि अब तो क्लोज हो गया, क्लोज हो गया तो बाकी बचेगा क्या होगा हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया कैसे होगा? देखो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा बचा है ना, ये वाला हिस्सा तो आपस में कैंसिल हो ही गया। इसका कंपोनेंट इधर और इधर, 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 तो ये सारे कैंसिल हो गए। अब बचा सिर्फ ये वाला एरिया, ये बचा ना, इसका प्रोजेक्टेड एरिया हो गया, हो गया ना, ऐसे हो गया। तो ये जानकारी हो गई, इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। एरिया वेक्टर के बारे में काफी बातें बता दी गई। अब फ्लक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला है डी फाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी लोग कहें तो हम भी समझते इसमें क्या है ना, स्केलर क्वांटिटी है। फिर लिख दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि स्केलर है इसलिए डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है। ऐसे करके बोर्ड वाले लोग ऐसे लाइन बढ़ा देते, हाँ, एक ही बात को घुमा फिरा के 4 बार 4 तरह से लिख देते। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट देख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई, और एरिया का मीटर स्क्वायर होगा तो सीधा ही। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0।
क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, सीधा एकदम, है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स आउटगोइंग फ्लक्स, negative electric flux means incoming flux. Zero electric flux जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब? नो इनकमिंग नो आउटगोइंग। जैसे मान लो कि कोई दरवाजा है ना, ये दरवाजा है, अब मैं दरवाजे में एंटर कर रहा हूं तो ये हो गया इनकमिंग, है ना। फिर दरवाजे से बाहर जा रहा हूं, आउटगोइंग। दोनों चीजें हो रही ना। दरवाजे के लिए मैं दरवाजे में एंटर कर रहा हूं और फिर दरवाजे से बाहर भी जा रहा हूं, तो जब भी कोई सरफेस होगी तो इस वाले का एरिया वेक्टर आएगा इधर, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इधर, तो cos 180 आएगा। इस हिसाब से माइनस का हो गया, तो ये इनकमिंग फ्लक्स हो गया। इस वाली सरफेस से फ्लक्स बाहर जा रहा है और एरिया वेक्टर भी इधर है तो इधर पॉजिटिव हो गया, तो इस सरफेस के हिसाब से फ्लक्स बाहर जा रहा है, इस सरफेस के हिसाब से फ्लक्स भीतर आ रहा है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जाए, मतलब दरवाजा यूं हो और मैं दरवाजे के बगल से यूं निकल जाऊं, नो इनकमिंग नो आउटगोइंग, है ना। क्रॉस नहीं, ये फ्लक्स नहीं, फ्लक्स जीरो हो गया मतलब, है ना। हमने बाल्टी को ऐसे रखा, पानी ऊपर से बरस रहा है ना, तो इनकमिंग हो गया, पानी का फ्लक्स आ रहा है, नीचे से बाल्टी फूटी हुई, आउटगोइंग, है ना। अब बाल्टी ऐसे लेके खड़े हुए, आड़ी लेके, और बारिश हो रही, नो फ्लक्स, है ना, पानी का कोई फ्लक्स नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि एरिया वेक्टर और फील्ड की डायरेक्शन के साथ इसका रोल आ रहा है। तो जीरो फ्लक्स का क्या मतलब होता है, हम देख लें। बाल्टी ऐसे रखने से जीरो हो रहा है, दरवाजे के बगल से गुजर रहा हूं तो जीरो फ्लक्स हो रहा है ना। जीरो फ्लक्स बोले तो समझ जाए, पॉजिटिव आउटगोइंग, नेगेटिव इनकमिंग हो गया। तो कोई भी अपन से जब फ्लक्स पूछता है किसी एक सरफेस से, तो हम हमेशा आउटगोइंग फ्लक्स बताते हैं। हमसे कोई कुछ नहीं बोलता है तो हम आउटगोइंग फ्लक्स ही बताएंगे। अगर क्लोज सरफेस का पूछता है तो उसका तो गारंटेड आउटगोइंग फ्लक्स ही बताते हैं, क्योंकि क्लोज सरफेस के अंदर एरिया वेक्टर हमने बाहर की तरफ ले रखा है ना। और एक प्लेन सरफेस जो क्लोज नहीं है उसमें तो एरिया दोनों तरफ हो सकता है, इसलिए उसमें फ्लक्स प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता है तो हम वो प्लस वाला बता देते हैं जो कि आउटगोइंग वाला होता है। अगर वो बोल रहा है कि ये वाला एरिया वेक्टर लेना है तो फिर उसके हिसाब से माइनस आएगा तो माइनस बता देंगे। जब वो खुद से नहीं बताते तो हम अपने हिसाब से लगाते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती, फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो सकता है। और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स is related with number of lines crossing the surface
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सरफेस को क्रॉस करने वाली लाइन की संख्या से संबंधित है। कैसे संबंधित है इस बात को देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था डी फाई ई का मैग्नीट्यूड इंटू डी ए कॉस थीटा, ऐसा है। अब देखो इसका एक डायग्राम, मान लीजिए कि ये कोई छोटा सा एरिया वेक्टर है डी ए, और इस लोकेशन पर जहां पर ये है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है, तो इसके बीच में एंगल थीटा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है और एरिया वेक्टर ऐसे थोड़ा टेढ़ा है, तो हम इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। तो कंपोनेंट करने से हमको दो एरिया मिलेंगे। एक तो इसका वो ये प्रोजेक्टेड एरिया डी ए कॉस थीटा, और इस तरफ प्रोजेक्शन लेंगे तो डी ए साइन थीटा। इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट कर दिए, डी ए कॉस थीटा, डी ए साइन थीटा। डी ए कॉस थीटा क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आने वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वही लिखा हुआ है यहां पर। तो अपन लिख सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए परपेंडिकुलर। डी ए परपेंडिकुलर का मेरा मतलब यह है एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात? एरिया वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, पर एरिया तो परपेंडिकुलर है ना। तो हमने ये पढ़ा था पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस अपॉन पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक स्टेटमेंट, 9 बातें हमने लिखी थी, हमने 9 पॉइंट्स लिखे थे। उसमें से एक पॉइंट था ये कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब परपेंडिकुलर आने वाला एरिया, नंबर ऑफ लाइंस अपॉन परपेंडिकुलर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए परपेंडिकुलर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। तो ये तो फ्लक्स के बराबर है, नंबर ऑफ लाइंस। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। तो ये हमने एक विशेष बात कह दी जो पहले नहीं कही, अभी अभी कही। इंटीग्रल मतलब डिफरेंशियल जो फॉर्मेट में ई डॉट डी ए लिखा हुआ है, ये तो मैथ्स लगता है, पर नंबर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये फिजिकली सब फील करने वाली बात है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ज्यादा फ्लक्स बोले तो ज्यादा लाइन, डबल फ्लक्स बोले तो डबल लाइन, आधा फ्लक्स बोले तो आधी लाइन, है ना। तो अगले पेज पे जाना चाहता हूं। बढ़ू मैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकली किस, वही तो बता रहा,
तो लाइंस की संख्या की को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने तय किया कि इतने फ्लक्स की इतनी लाइन दिखाएंगे कि 10 यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 1 लाख लाइनें दिखाएंगे, या 1 यूनिट का 1 लाख नंबर ऑफ लाइंस दिखाएंगे, तो जितना भी यूनिट आएगा उतनी नंबर ऑफ लाइंस हो जाएगी, है ना। जो मैं कहना चाह रहा था वो इस डायग्राम में है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, या ये कोई कोन आ गया मान लो, या फिर कोई और ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अगर सेम लाइन पास करेंगी तो सेम फ्लक्स होगा। जो लाइन इससे गुजर रही है वो उससे गुजर रही है, ऐसे करके हो रहा है। अगर लाइनों की संख्या सेम है, ऐसा मान लेना यहां से गुजर रहा है, तो जो लाइन इससे पास करी, जो लाइन इससे पास करी, जो इस सबसे बराबर लाइन पास करी, तो इसका फ्लक्स φ1 है, इसका फ्लक्स φ2 है, इसका फ्लक्स φ3 है, इसका फ्लक्स φ4 है। तो सारे फ्लक्स बराबर है, φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3 इक्वल टू φ4। लाइन बराबर तो फ्लक्स बराबर। if same number of lines passes through two surfaces, then electric flux will be same. दोनों सरफेस से फ्लक्स बराबर होगा अगर दोनों सरफेस से सेम लाइन पास कर रही है। ज्यादा लाइनें ज्यादा फ्लक्स, कम लाइनें कम फ्लक्स, बराबर लाइनें बराबर फ्लक्स। कितनी अच्छी बात है ये, तो कौन तो सॉल्व करता फिरेगा। लाइन बराबर होगी, फ्लक्स बराबर होगी, ऐसा हो रहा है ना। तो ये जानकारी की बात हो गई। अगले पेज पे चलते, है ना। ये तो नोट हो ही गया। अब जो अपना फ्लक्स का टोटल फॉर्मूला है वो ऐसा हो गया, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये किसी सरफेस से निकालना चाहते तो ऐसा हो जाता है। अब इस पे स्पेशल केस लगा देते हैं। इफ ई इज यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन फिर लोग कहते हैं कि ई को बाहर बुला लो और एरिया वेक्टर का सम कर लो, तो ई डॉट ए ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सीधा ई डॉट ए लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लगा लेना, और ये तो हमेशा, ये तो हो गया ऑलवेज।
ये हो गया कभी कभी। ये यूनिफॉर्म हो तो ये लगा लेना, नॉन यूनिफॉर्म हो तो वो लगा लेना, ठीक है। अब फार्मूला वार्मूला तो हो गया, पूरा जानकारी हो गई। सवाल करने की बारी। पहले सवाल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1। शुरुआती ऐसा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 10 I के 6J के -5K के। एरिया हमको दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया kept in एग्जैक्ट प्लेन। एग्जैक्ट प्लेन में ये एरिया रखा हुआ है, तो फ्लक्स बता दें। हो गया क्या? मिलाते हैं फिर सॉल्यूशन। क्योंकि ई यूनिफॉर्म है, एरिया प्लेन है, तो ये बड़ा आसानी से लगाया जा सकता है। अब एक्स वाई जेड का मामला है। एक्स वाई जेड, तो एरिया जो है वो एग्जैक्ट प्लेन में है, तो एग्जैक्ट प्लेन का एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, तो वो हो जाएगा 2J के। एग्जैक्ट प्लेन का जो एरिया है वो 2J के हो जाएगा। लेंथ तो एरिया के बराबर, डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स की वैल्यू 10I के 6J के -5K के डॉट 2J के। अब कोई कह सकता है -2 क्यों नहीं लिया, वो भी तो परपेंडिकुलर है ना। कोई सा भी ले सकते हो, प्लस वाला ले लेते हैं जब कुछ नहीं बोलते तो। अब इसका आंसर क्या हो गया? 12 Nm/m² या ऐसा यूनिट में जो भी है। तो आसान सा काम था ये तो। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है XI के +YZJ के, XI के YZJ के +Z² के। अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। YZI के XZJ के XYK के। अब ठीक लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे दिया ऐसा जो कि कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है। तो अब हमको बताना क्या, फिर बताना ये देखो, हमको एक क्यूब दे रखा है। इस क्यूब की सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है निकाल के देना। इस तरफ एक्स एक्सिस
इस तरफ y एक्सिस और इस तरफ z एक्सिस। इस क्यूब की साइड है l, ये l साइड का क्यूब है। पूछा ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through surface of cube। क्यूब की सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये निकाल। हो गया क्या? देखो जरा कैसे करेंगे। कुछ नाम वाम रख लेते हैं। इसका नाम तो ओ ए बी सी डी पी क्यू एस। ओ ए बी सी डी पी क्यू एस ऐसा करके कॉर्नर्स के नाम रख दिए। अब हम जानना चाहते हैं 6 सरफेस है, बारी बारी सब सरफेस का हिसाब लगाएंगे हम, ठीक है, नंबर वाइज। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली सरफेस के बारे में सोचना चाहते हैं। तो इस सरफेस का जो भी एरिया वेक्टर होगा वो तो सीधा ऊपर ही होगा, है ना। अब इसके अंदर इस सरफेस के ऊपर इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है। इस सरफेस का y कोऑर्डिनेट l हो गया, पर इसका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग है, और x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट चेंज होने से तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग जगह अलग अलग हो रहा है। तो सॉल्व करने के लिए तो फिर तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया से तो काम चलेगा नहीं, बोले तो इंटीग्रेट करना होगा। अब कैसे करेंगे ये बात आ रही है, तो उसके लिए अब अगले पेज पे देखते हैं डायग्राम। तो ये 3 एक्सिस का सिस्टम है। ये हो गया x, ये हो गया y और ये z। जिस सरफेस से हम जानना चाहते थे वो सरफेस कुछ यूं थी। इस सरफेस से हमको निकालना है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं, यहां से x डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं और dx थिकनेस का एक स्ट्रिप लेते हैं,
ठीक है, और उसमें भी फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस तरफ z आगे बढ़ते हैं और dz का स्टेप लेते हैं। अब ये छोटा सा एरिया आ गया भाई, इतने के लिए लिखा जा सकता है कुछ, तो ये आ गया हमारा एरिया वेक्टर, ये लो dA वेक्टर dx dz, कौन सा केप, j केप। अब हमारे को फॉर्मूला लिखना था भाई डी फाई, तो E डॉट dA, अब E तो हमारे पास काफी वैल्यूज रखता है, ये था वाई जेड आई केप, एक्स जेड जे केप, एक्स वाई के केप, डॉट डी एक्स डी जेड जे केप। तो इस तरह से डी फाई की वैल्यू आ गई एक्स जेड डी एक्स डी जेड। क्या कहते हो, आया कि नहीं आया, मतलब समझ में आ गया ना बात, ये कहना चाह रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, जेड कोऑर्डिनेट चेंज होने से भी बदल रहा है, हमारी तो प्लेस सरफेस पे एक्स और जेड तो बदल ही रहा है, और वाई तो हमें चाहिए नहीं, फॉर्मूले में वाई तो है ही नहीं, वाई तो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसी की ऐसी सरफेस नीचे भी आएगी, उसमें भी एक्स टी एक्स डी जेड, उसका एरिया वेक्टर उल्टा होगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगा, क्योंकि वो तो वाई से इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों मिला के जीरो होंगे, ऐसे सारे मिला के जीरो होंगे, तो टोटल मिला के जीरो होगा। ठीक है ना, आंसर आ गया, जीरो इज द आंसर। अभी सॉल्व करके दे रहे कि एक से कितना आएगा ना, अगर निकालना पड़ जाए इस सरफेस से कैसे निकालेंगे, वैसे आंसर तो बता दिया, जीरो हो गया। सिमिलरली करके दूसरे में ऐसा आ जाएगा, ऐसे तीसरे में आ जाएगा, फिर हर बार ऊपर नीचे दो सरफेस रहेंगी, सारी सरफेस से कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो इसका आंसर हो जाएगा। पर इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डबल इंटीग्रेट करेंगे, दो दो छोटे छोटे वेरिएबल है ना, तो दो बार करेंगे। डी एक डी एक्स होता, दो के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो एक्स वाले की लिमिट क्या है, जीरो से एल, फिर जेड वाले की लिमिट जीरो से लेके एल। तो पहले किसका करें अपन, जेड का करते पहले। देखो एक्स फिक्स रखेंगे ना, ये पूरी पट्टी पे चलेगा, है ना, तो ये मैंने इधर उधर लिख दिया, इधर जेड लिख देता हूं। पहले हम जेड वाला करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का तो हो गया फ्लक्स फाई, इक्वल टू की जगह तो इक्वल टू आ गया। अब ये जो एक इंटीग्रेशन है ना, एक इंटीग्रेशन अभी करना नहीं, पहले जेड वाला करना है, तो जेड वाले में सिर्फ जेड ही वेरिएबल है, और एक्स और डी एक्स तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, तो एक्स टी एक्स तो बाहर आ गए, बच गया जेड डी जेड, और जीरो से लेके एल तक। ठीक है,
ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो जो इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको बाहर निकाल करके इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी इसको किया नहीं, इसको बाद में करेंगे। ये 0 से L ये भी है, तो पहले ही इंटीग्रेशन हो गया। तो ये आ गया x dx, तो L स्क्वायर बाई 2, ये L स्क्वायर बाई 2 हो गया। फिर ये L स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, तो L स्क्वायर बाई 2, फिर x dx का इंटीग्रेशन 0 से L तक, ये भी L स्क्वायर बाई 2, तो L की पावर 4/4 हो जाएगा। तो इस सरफेस से जो जाने वाला फ्लक्स होगा वो L की पावर 4/4 होगा, और बाकी टोटल तो 0 बता ही चुके हम, है ना। तो सभी सरफेस का मिला के नेट फ्लक्स 0 है। ठीक है, ये बात हो गई। एक और सवाल कर दे। इस सवाल में आपने सीखा कि कभी कभी डबल इंटीग्रेशन भी करना पड़ जाता है। तो डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपके सामने करके दिखाया मैंने, है ना। कभी ट्रिपल भी करना पड़ता है, 3 बार कर देंगे, उसमें dx dy dz भी आ जाएगा। फिर बारी बारी करेंगे, कांस्टेंट बाहर करते जाएंगे और ऐसे करते जाएंगे। नेक्स्ट लेना चाहता हूं क्वेश्चन, ये लीजिए क्वेश्चन। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। आपको बताना ये है कि एक स्फेयर है ये, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, और इधर जेड एक्सिस। सेंटर इसका ओरिजिन पे, स्फेयर का रेडियस हमको दिया हुआ है आर, आर रेडियस का स्फेयर। तो हमसे ये पूछा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस। जो स्फेरिकल सरफेस दिखाई गई है, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये बताइए। जो लोग क्लास में एकदम ध्यानपूर्वक समझेंगे करेंगे, दूसरे लोगों से आगे हो जाएंगे। वो घर जाके सो सकते हैं, खेल सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। पर जो लोग यहाँ पर भी मैं ढंग से मौज मस्ती भी ढंग से नहीं कर पा रहे, मोबाइल भी कोई चला रहा होगा तो ढंग से चला नहीं पा रहा होगा, है ना। मतलब अच्छे से कुछ हो ही नहीं पा रहा इधर, और फिर घर जाके भी नहीं हो पाएगा, और घर जाके करेंगे तो 2-3 साल कोटा में रहना पड़ेगा फिर। ऐसे बच्चे तो कोटा के लिए अच्छे होते ही हैं, उनसे सभी लोग खुश रहते हैं, मकान मालिक, स्कूल, इंस्टीट्यूट, सब जगह टीचर का भी नाम फैलाते रहते हैं। कौन कौन पढ़ाते हैं सब इंस्टीट्यूट जानता हूं मैं, घूम घूम के देख लिया मैंने।
कुछ हुआ क्या? सोच रहे हैं? तो फिर हम, हुआ क्या किसी से कुछ? चलो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स क्या होती है इस सवाल से समझ में आएगा। इसलिए तो लोग कहते हैं दिन भर मैथ्स करते रहना चाहिए। अभी देखो कि मैथ्स की वजह से ही सवाल अटक जाता है। ये तो पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगाओ, कौन मना कर रहे हैं? लगा नहीं पा रहे बस, है ना। कोई कहना कि फॉर्मूला याद था मुझे, फिर भी मैं सवाल कर नहीं पाए, ये लो फॉर्मूला, ये रहा। इसमें ई भी लिखने की जगह पड़ी हुई है, रख दो। अब ये एरिया वेक्टर किधर लूं, कैसे लूं, ये बात आ रही है ना। तो ऐसा करते हैं हम, एक छोटा सा एरिया लेते हैं, इसका लोकेशन यहां से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे ले लेते हैं। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर। अच्छा देखो कि आर वेक्टर जो है ना, उसकी वैल्यू एक्स आई के, वाई जे के और जेड के होगी। और ये जो एरिया वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो एरिया के बराबर, और उसका यूनिट वेक्टर आर केप के लॉन्ग होगा, है ना। जो छोटा सा एरिया हमने कंसीडर किया, इस वेक्टर के टिप के ऊपर एरिया ले, जो इस वेक्टर का टिप का एरिया ना, वही वाला एरिया ले। टीए का मतलब जीरो को अप्रोच करने वाला एरिया होता है, वेक्टर का टिप भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो जो वेक्टर के टिप का एरिया वो है डीए, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, आर केप डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा ये और ये तो बराबर ही लग रहे हैं, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को आर वेक्टर से लिख लेते हैं, और एरिया वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू आर केप से लिख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं। और हम जानते हैं कि आर आर डॉट आर केप क्या होता है। आर डॉट आर केप जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो होता है वो तो इसकी रेडियस के बराबर होता है। रेडियस तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो बाहर चला जाता है, जो बचता है वो तो एरिया का वैल्यू होता है, 4 पाई r²। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई 4 पाई r³। आ गया आंसर, ठीक है। कुल मिला के कैसे सॉल्व किया जाए, ये मैथमेटिक्स विभाग है, और वो हमें तभी आएगा जब हम खूब सारे सवाल करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं सोच पाएंगे तो अटक जाएंगे। तो हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने आपकी बार है ना, कोई भी जनरल पोजीशन ले लिया, एक्स आई के, वाई जे के, जेड के स्फेयर की सरफेस के ऊपर, तो एरिया वेक्टर को आर वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आर वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो आर के बराबर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट आएगा, वो तो रेडियस होती है इसकी, इसलिए वो रेडियस के बराबर आ गया। और आर डॉट आर के आर का मैग्नीट्यूड होता है, वो हमने लिख दिया इधर, आर का मैग्नीट्यूड आर के बराबर है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल करते हैं। अगर
नहीं होते तो कुछ और होता। अभी इसमें तो ऐसा हो गया इसलिए हमने ऐसा कर दिया, कुछ और परिस्थिति आएगी तो वैसा करेंगे, जैसी परिस्थिति जनरेट की जाएगी ना। ठीक है, तो दूसरा सवाल करते हैं, मतलब ये सवाल तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन ये है कि पॉइंट चार्ज दे रखा है हमें, पॉइंट चार्ज की वजह से एक डिस्क से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। डिस्क जो है वो यहां से आर डिस्टेंस पर है और आर रेडियस के या एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। इस पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर एक डिस्क है और इस डिस्क का रेडियस आर है, यहां ये पॉइंट चार्ज दे रखा है। तो आपसे सवाल पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ऑफ डिस्क शोन। दिखाए गए डिस्क के एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। दूसरे शब्दों में कहे तो इस चार्ज की वजह से कुछ लाइनें निकलेंगी, उनकी संख्या क्या होगी, एक तरह से वही बात है। फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इससे जाएंगी, तो कितनी लाइनें इस डिस्क से गुजर जाएंगी ये हमको बताना है।
हम क्या करते हैं कि एक रिंग लेते हैं आर रेडियस की और डी आर थिकनेस की, यहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, वो होगा इस तरफ और एरिया वेक्टर होगा इस तरफ। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा यहां पर होगा। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से रिंग से फ्लक्स निकाल लेते हैं और इसे सारी रिंग के फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। क्योंकि रिंग के पॉइंट्स अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अभी इसमें क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूले के हिसाब से ये डिस्टेंस है एक्स, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। एरिया का कितना वैल्यू आएगा, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कर दें ग्रेड, इंटीग्रेट, तो के क्यू 2 पाई के क्यू, 2 पाई के क्यू एक्स, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में रह गया आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 0 से लेके आर तक। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी स्क्वायर मान लेंगे, 2 आर डी आर, 2 टी डी टी, 2 कट गया, तो ये इंटीग्रेशन आ गया टी डी टी डिवाइडेड बाय टी क्यूब, है ना। टी क्यूब आ गया तो टी स्क्वायर आ गया, टी की पावर -2 डी टी, टी की पावर -2 डी टी, तो -1/t, इंटीग्रेशन आ गया -1/t, यानी इसका इंटीग्रेशन आ गया 2 पाई के क्यू एक्स -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे 0 से आर तक, छोटे आर की जगह एक्स रखेंगे, छोटे आर की जगह लिमिट्स रखेंगे, यूं कहना चाह रहा था। लिमिट रखेंगे तो एक बार आर रख देंगे, एक बार 0 रख देंगे, तो फ्लक्स का जो आंसर आया 5 2 पाई के क्यू एक्स 1/x -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स अंदर ले जाते हैं और के 2 पाई के को लिख सकते हैं अपन Q/2 ε0 1 - x अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये आ गया, ये आया, किसका आया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका आ गया है, ठीक बात है। अच्छा देखो, गौर करने की बात है, ऐसा लग रहा है कुछ देखा देखा है। अच्छा इसको, तो ये तो कॉस थीटा हो गई, ये वाला थीटा अगर बड़ा ही थीटा मान लिया जाए, हाफ एंगल, तो अपना फ्लक्स का फॉर्मूला बन रहा है Q/2 ε0 1 - cos थीटा। मतलब हम ऐसा रट लेंगे, इस चैप्टर में रटने के लिए बहुत कुछ। इस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स का ये फॉर्मूला है,
इसके सरफेस से जाने वाला कितना फ्लक्स है, कोन के वर्टेक्स पे चार्ज रखा है तो बेस से कितना फ्लक्स जाएगा उसका फॉर्मूला आ रहा है Q/2 ε 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसमें एक विचार और आ रहा है, वो विचार और देखते हैं हम, ठीक है। देखिए कि वो कैसे कर सकते हैं हम, अगले पेज पे बताना चाहूंगा। ये तो बात नोट हो गया, क्या रह गया? हो गया ना नोट? ये लो, देखो मेथड 2। देखो इसमें है ना, एक विचार जो आ रहा है वो क्या है, अगर ये डिस्क चार्ज होती, अगर ये डिस्क चार्ज होती और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर होती, तो मैं अगर इस पे लगने वाले फोर्स को लिखता तो कैसे लिखता, इस रिंग पे फोर्स लिखता और उसका इधर वाला कंपोनेंट ऐड कर देता, टोटल फोर्स यही आता। तो मैं फोर्स का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, फोर्स होता है dq इंटू ई कॉस थीटा df। जो इसका x कंपोनेंट आएगा फोर्स का वो dq इंटू ई कॉस थीटा होगा। ई मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और ये वाला एंगल है थीटा। तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है इस रिंग पे आने वाला dq इंटू ई कॉस थीटा। थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, इस dq को लिख सकता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू ई कॉस थीटा, ठीक है। देखो dq को सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया हो गया, अब E इंटू डी ए कॉस थीटा डी फाई हो गया, तो डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी फाई, है ना। इसका मतलब डी फाई इज इक्वल टू 1 सिग्मा इंटू डी एफ, है ना। इसका मतलब फ्लक्स बराबर फोर्स अपॉन सिग्मा, ठीक है ना, फ्लक्स बराबर फोर्स अपॉन सिग्मा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स, तो इस पॉइंट चार्ज ने इस डिस्क पे अगर चार्ज होता उस समय जितना फोर्स लगाता उसको उसके सिग्मा से डिवाइड कर देते तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाता, ठीक है ना। अब हम ये जानते हैं कि ये पॉइंट चार्ज डिस्क पे वही फोर्स लगाता जो ये डिस्क पॉइंट चार्ज पे लगाती, और ये डिस्क पॉइंट चार्ज पे क्या फोर्स लगाती अगर ये डिस्टेंस x होता, तो Q इंटू इसका x डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, इसको सिग्मा से डिवाइड कर दिया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया फ्लक्स। ये कोई विशेष विचार है, ये अजीब है ये थोड़ा, है ना, क्योंकि ऐसा हो रहा था इसलिए ऐसा कर दिया।
ये है ये तरीका, एक वो तरीका था। एक और विचार है, दूसरा एक और मेथड बताता हूं, इधर ही बताया था। मेथड 3, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस रहती है और उसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज रहता, तो उसकी वजह से स्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना पड़ जाए। तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सीधा इधर ही होता और एरिया वेक्टर भी इधर ही होता, तो इसलिए तो आसानी से निकल जाता। इसका रेडियस अगर आर मानते हैं हम, तो डी फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एरिया डी ए। कर दें ग्रेड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, पूरी सरफेस पे एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल है। अब डी ए का सम करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मुझे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, क्यू बाय एप्सिलॉन। अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज लेता और उसकी वजह से स्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालता, तो उसकी वैल्यू क्या आती, क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है। अब दूसरी बात कह रहा हूं, ये तो एक रिजल्ट हो गया मान ली। अब हम यूं कहना चाहते हैं कि जो इसकी लाइन है वो तो ऐसे जाती, अगर सरफेस स्फेरिकल नहीं भी होती, चाहे कुछ और ही शक्ल वाली होती, मान लो कि ऐसी कुछ होती, क्योंकि जो लाइनें उससे गुजर रही है वही लाइनें उससे भी गुजर रही है, तो इसका भी फ्लक्स यही होता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सेम लाइनें गुजरेंगी तो सेम फ्लक्स होगा। ठीक है। इस बात का फायदा उठाकर हम जो हमारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें क्या करना था हमें, हमको ये करना था कि हमें तो एक डिस्क के एरिया से फ्लक्स निकालना था। तो हम ये कहेंगे कि डिस्क से वही फ्लक्स निकलेगा जो इस इतने एरिया से निकलेगा। तो हम ये जानते हैं कि डिस्क का फ्लक्स वही है जो इस स्फेरिकल सरफेस के इतने एरिया से जा रहा है। तो हम ये जानते हैं कि थीटा एंगल अगर सबटेंड करता है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा निकाल रखा है अपन ने। तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से फ्लक्स गुजरता है क्यू बाय एप्सिलॉन, तो इतने एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर बढ़ रहा है। तो रिक्वायर्ड फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा का आंसर आ गया। ठीक है, ये दूसरा विचार है। तो किसी एक चार्ज की वजह से कोई भी क्लोज सरफेस हो, चाहे वो स्फेरिकल हो या ना हो, सभी से एक ही फ्लक्स जाता है, क्यू बाय एप्सिलॉन, इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप, क्योंकि सबसे लाइनें बराबर ही जाएंगी। और एक डिस्क से कितनी लाइनें जाएंगी उसका हिसाब भी लगा दिया। तो डिस्क वाला फॉर्मूला तो आपको रट के रखना है अपन को, काम आ जाएगा कहीं भी। अब आज के समय तो समाप्त हो गए, कुछ कहना चाहते हैं? ऑलवेज
ऑलवेज। ये सवाल जब भी करोगे, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, मार्च 2023-24, ऑलवेज। हाँ, ये सवाल जब भी करोगे, है ना। कोई दूसरे सवाल में होता है क्या? दूसरे सवाल में देखेंगे फिर, है ना। देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ऑलवेज। इस वाले में थोड़ी सी दिक्कत है। ये जो फोर्स लिखा था ना, हमारा फॉर्मूला फोर्स का एक्चुअल में क्या था? डी क्यू इंटू ई। ये तो ऑलवेज था, और यहां पर क्या हो रहा था? सिमेट्री की वजह से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे थे ऊपर वाले, और इधर वाले बच रहे थे। तो इसलिए फिर इसका ई की वजह सिर्फ ई कॉस थीटा काम आ गया। तो जब जब ऐसा हो जाएगा, तब तो अब कौन सा केस जानू मैं, कौन से केस में ऐसा होगा, है ना। ऐसे तो केस सामने आएगा तब देखेंगे। बाकी ये सवाल में ऑलवेज, है ना, ये सवाल कभी भी करो, सुबह शाम, है ना। किसी दिन करो, हर बार कर लेना। तो अभी क्या करोगे? एक डीपीपी करोगे, ये कल है क्या क्लास अपनी? दिन ज्यादा है। आप ऐसा करना कि आपके जो शीट है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, उसमें जो एक्सरसाइज 3 है, उसमें से करते छांट के अपन। किस में ज्यादा सवाल है? पार्ट 2 में ज्यादा है। तो पार्ट 2 में जो जितना पढ़ा ना पोटेंशियल एनर्जी तक के, वो सारे कर लेना। हाँ, पार्ट 1 भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, दोनों कर लेना। अरे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी तक की तो बोला है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, सवाल ज्यादा है और उस टॉपिक के कम है। कल नहीं है ना, क्लास नहीं बता रहे हैं, कल नहीं बता रहे क्लास, कल है। अगर कल है तो सिर्फ एक्सरसाइज कौन सा पार्ट 2, ओनली पार्ट 2 करना, पार्ट 1 मत करना है। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 एक डीपीपी कर लेना। भैया कल सभी बच्चों को होमवर्क की सारी कॉपी जमा करानी है, ठीक है ना। दूसरे बैचेस में एक दिन फिजिक्स की ले रहे हैं, एक दिन केमिस्ट्री की ले रहे हैं, एक दिन मैथ्स की ले रहे हैं। लेकिन ऐसा आपके यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि फिर क्या है, आपको दिक्कत आएगी रोज रोज लाने में। एक दिन जमा होगी थर्सडे की, है ना। तो अगर बोर्ड पे लिखा भी रहता है बाहर तो कंफ्यूज मत होना। थर्सडे को हर बच्चा जिम्मेदारी से कॉपी लेके आए। आप घर पे मैसेज भेजना चालू करेंगे बेटा, जो नहीं लाएगा। अमन बैठा है क्या? अमन आया है? अमन तिवारी।